बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएन। मैं हूं तारिक महमूद। तो लगभग 50 रोज़ के बाद आज मुल्क भर में यानी तूल और अर्ज़ के अंदर हज़ारों दुकानें खुल गई हैं। बहुत हुकूमत ने कोशिश की, वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने SOPs बनाए, ताजरों को के साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन बहरहाल आज भी जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। बहुत सारी जगहों के ऊपर SOPs को नज़रअंदाज किया गया। बाज़ारों में और जो मार्केटों में जो रश है, ये तवक्को भी की जा रही थी, खदशात का भी इजहार किया जा रहा था कि इसी तरीके से रश बढ़ेगा। और साथ साथ जो WHO की रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ भी तशवीश है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। आखिर हम करें क्या? एक तरफ भूख है और दूसरी तरफ ये कोरोना की सूरत हाल। कोरोना के हालात के हवाले से आज कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हुआ और कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, मसाइल बताए, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी को और सिंध की हुकूमत को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और यहाँ तक कहा कि पीपल्स पार्टी से सूबाई तासुब की बू आ रही है। और एक वक्त ऐसा था जब पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर थी, वफाक की अलामत थी, लेकिन आज वो कहते हैं कि सूबाई तासुब की बू आ रही है। साथ साथ फिर ख्वाजा आसिफ, फिर बिलावल भुट्टो साहब, सब ने आज एक डिबेट है जो कौमी असम्बली के अंदर शुरू हुई है। खुदा करे कि इस डिबेट के अंदर से कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकलें। अगर इसी तरीके से सिर्फ तकरीरें होंगी, हर शख्स आएगा, अपनी भड़ास निकालेगा, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करेगा, पॉइंट स्कोरिंग होगी, बड़े ज़ोर शोर के साथ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात होंगे, तो फिर कौमी असम्बली के बहुत सारे इजलासों की तरह ये इजलास भी बेसूद साबित होगा। दूसरी तरफ एक बहुत शदीद गर्मा गर्मी है सिंध में और वफाक के दरमियान। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडस हॉस्पिटल को भी, डॉक्टर बारी को भी तनकीद का निशाना बना दिया और कहा कि वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं। यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो अब अस्पतालों पर छापे मारेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें थी और उनकी अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है हेल्थ के हवाले से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता ही है कि एक ख़ास मंसूबे के तहत या अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत उसको एक्सपोज करना चाहती है, जिसकी वजह से ये गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वज़ीर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ शेख साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब। कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बारी साहब से इंडस हॉस्पिटल के हवाले से जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, और डॉक्टर बारी साहब को एक कॉर्नर कर दिया गया है पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत के साथ, उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ जान सके। वो मसरूफ़ थे, उनसे कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की। सबसे पहले तो इम्तियाज़ शेख साहब, ये आज जो खुर्रमशेर ज़मान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमाओं का लबो लहजा और बुनियादी सवाल के जो पैसे आपको मिले हैं, वो पैसे ख़र्च कहाँ हो रहे हैं, रिलीफ़ के पैसे कहाँ ख़र्च हो रहे हैं, जो बाकी अरबों रुपए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये एक वो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि इस तरह पढ़े लिखे लोग जो हैं ऐसे मोतबरीन शख्सियतों पर और डॉक्टरों पे जो कि फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उन पर अपने सियासी मकासद के लिए इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी हैं। PTI तो शुरू से ही, पहले दिन से ही इस तरह की करती रहती है। उनके मुख्तलिफ MPs, जिनको कोई और काम तो है नहीं, वो बस सुबह आ जाते हैं कागज़ देके, क्योंकि उनको कवरेज मिल जाती है, तो बैठ के बातें करते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। अब उन्होंने डॉक्टर बारी साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया। डॉक्टर बारी को कौन नहीं जानता पाकिस्तान में कि इस तरह की बात उनके लिए करना, मैं शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जो डॉक्टर बारी पे इल्ज़ाम लगाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और तरदीद भी करते हैं। नंबर 2, जो बात कर रहे हैं, तो वो एक कमेटी बनी हुई है जनाब, और वो कमेटी जो है वो जो एमरजेंसी फ़ंड है जो कोई कोविड-19 के लिए बनाया गया है, वज़ीर आला सिंध ने बनाया। उसमें नाम सुने आप, मुश्ताक छापड़ा। अब मुश्ताक छापड़ा पाकिस्तान की मायानाज, और मैं समझता हूँ कि उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो उनका काम है वो उस कमेटी में है। जनाब फैसल एदी साहब, अब उनको कौन नहीं जानता, ठीक है, एदी साहब को कौन नहीं जानता, उनकी खिदमात को कौन नहीं जानता। डॉक्टर बारी,
ठीक है, और चीफ सेक्रेटरी साहब, ये है वो कमेटी जो कि इस फंड को खर्च करती है। जो भी डोनेशंस आती हैं, या सिंध गवर्नमेंट ने उसमें 3 अरब रुपए उसमें डाले थे, उसके बाद वो करते हैं तमाम परचेजेस, तमाम चीज़ें इस कमेटी के थ्रू होती हैं और वही यही लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए खुर्रम शेर जमान को, और बजाय देखें सियासी लोगों पर तो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं वो सुबह से शाम तक। हम कहते हैं कि वो ठीक है, हम उनका जवाब भी देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं, लेकिन उस टीम के मेन बंदे को जो कि लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और सिंध में ख़ास तौर पे जो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में, उस पर इस तरह की ऐसे मौके पे इल्ज़ाम तराशी लगाना एक उनकी मैं समझता हूँ कि बहुत ही नापुख्तगी है ज़हनी तौर पे, सियासी तौर पे, जो कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहें। नंबर 2, ये जो भी होता है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, ये कमेटी करती है। इस कमेटी ने अरबों रुपयों के काम कराए हैं जिना हॉस्पिटल में और मतलब इदारों में जो कि मतलब इस पर काम कर रहे हैं। उन पर मतलब 3 अरब रुपए हैं, और बाकी लोगों ने जो उसमें डोनेशंस दिए हैं वो मतलब उस फंड में उसको मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्च होता है, और वो मोस्टली हेल्थ पर ही होता है। और जहाँ तक राशन की बात है, एक अक्सर सुनी जाती है रिलीफ के हवाले से, तो राशन के लिए 1 बिलियन 1 अरब 8 करोड़ रुपए दिए गए थे। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने खर्च किए, डिसेंट्रलाइज्ड तमाम डिप्टी कमिश्नरों को उसका इंचार्ज बनाया, उनको पैसे दिए। पहले पैसे दिए 2 करोड़ रुपए जो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट को थे, और बाकी जो 50 करोड़ थे वज़ीर आला सिंध ने वो दिए पैसे उनको पॉपुलेशन के हिसाब से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खामोशी के साथ उनके घरों पर पहुंचाया। 1 अरब 8 करोड़ रुपए तक। और एक बात मैं बता दूं, एक सेकंड मुझे दे दें, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम हिसाब किताब जो भी है चीज़ें तफसील जमा कर दी गई है। सुओ मोटो नोटिस था कोरोना के हवाले से, उस पर स्पॉट टॉपिक पर भी बात हुई थी, तो मतलब उस पर दिया गया। दूसरी एक बात आपने की वज़ीर ख़ारजा साहब की, मैं अभी टीवी चैनल्स पे थोड़ी देर पहले उनकी तकरीर आ रही थी, उन्होंने वज़ीर आला सिंध को खराज तहसीन पेश किया है। अब एक तरफ तो खराज तहसीन पेश किया जाता है, और दूसरी तरफ से ये मतलब जो 3 में न 13 में न किसी मीटिंग में न इनको तफसील का पता है, वो बैठ के डेली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब समझ में ना आने वाली बात है। मैं ऐसी सख्त इस हालात में हम पॉलिटिकल जंग शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह की मतलब आके बेबुनियाद बातों पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और एक मतलब अननेसेसरी खुद को इम्पोर्टेंस देना, जनाब इन चीज़ों से इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, काम पे इम्पोर्टेंस मिलेगी। हमारे वज़ीर आला ने लीड रोल अदा किया है पूरे पाकिस्तान में, और सूबों ने उसको तलकीद की है, लेकिन नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। उसी हवाले से हमारे चेयरमैन ने भी कहा था, हमारे वज़ीर आला ने भी वज़ीर आज़म को कहा, उसी वजह से हम NCC में जो फैसले होते हैं उस पर अमल करते हैं मशावरत के बाद। तो मतलब बजाय ये कि सपोर्ट करें, उल्टा मतलब बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगा के डेली आके बैठ जाते हैं, क्योंकि और तो कोई इनको ना अपनी मीटिंगों में कोई बुलाता है, उनकी अपनी पार्टी वाले, ना ही उनको कोई एतमाद मिलता है, सिर्फ अखबार से पढ़ के खबर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ हमारे भाइयों को नहीं करनी चाहिए। ठीक शेख साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, डॉक्टर बारी के हवाले से और बहुत इम्तियाज़ शेख साहब ही नहीं, बहुत सारे और लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और चाहे SIUT हो, इंडस हॉस्पिटल हो, ईदी ट्रस्ट हो, इस तरीके के, तो पॉलिटिक्स के अंदर आके इनको जब आप अगर हिट करते हैं किसी उसके ऊपर, तो लोग फिर कहेंगे कि यार कम अज़ कम इनको तो आप अलहदा रखें। और दूसरी जो शेख साहब ने गुफ्तगू की, उनका जी हमने 1 अरब 8 करोड़ रुपए तकसीम किए और उसका एक पाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने जमा करा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर बारी साहब के हवाले से मैं ख़ुद भी समझता हूँ बहुत मोतबर आदमी है, और बड़ी कंट्रीब्यूशन है कराची शहर के लिए भी और कराची शहर के बाहर भी। और हम ये समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने सारा जो तकिया किया है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे किया है, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो, चाहे आगा खान हॉस्पिटल हो, चाहे SIUT हो और दूसरे हॉस्पिटल हो, और इन एक्सपर्ट्स को फ्रंट लाइन पे लेके आए। और ये वो इदारे हैं जो बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज ऑफ़र करते हैं पूरे साल, और चैरिटी के बेसिस के ऊपर। हम समझते हैं कि इन लोगों को फ्रंट लाइन पे नहीं लाना चाहिए। आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए तो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिफरेंट देखिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी साहब, मैंने जैसा खुद भी कहा मैं बहुत उनका मुतक़िद हूँ, बड़ा सपोर्ट करता हूँ मैं उन्हें, मगर उनको नहीं लाना चाहिए इन लोगों को। प्राइवेट आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है, आपके गवर्नमेंट्स के डॉक्टर्स का है। आपने पिछले 12 साल में क्या किया सिंध में हेल्थ के हवाले से? अभी तो ये आपने आज से शुरू किया है हेल्थ का, और हेल्थ के ऊपर बाकायदा हम वाइट पेपर भी लेके आएंगे,
जो हेल्थ सर्विसेज इन्होंने दी हैं, हेल्थ के ऊपर जो सिंध में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कितना पैसा दिया जा रहा है। पिछले 8 साल में 550 अरब रुपए का बजट था हेल्थ का। इम्तियाज़ शेख साहब बैठे हुए हैं, असेंबली के मेंबर हैं, इनको मालूम है। 550 अरब का इन्हें जवाब तो बहरहाल देना होगा कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। आप थर की हालत देख लें, गुर्बत से वहाँ पे मारे जा रहे हैं, प्याज से, भूख से। लाड़काना में कुत्ते के काटने से रोज़ लोग बच्चे मर रहे हैं। परसों 3 दिन पहले भी ये हुआ है। सिंध की पूरी सूरत हाल देख लें। तो मैं तो कराची से हट के बात कर रहा हूँ। कराची से हट के हैदराबाद को हटा दें तो आपके सिंध में कितने आपके पास वेंटिलेटर्स हैं, इसका आप जवाब दीजिए। आपने 1 अरब और 8 करोड़ रुपए राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के किए हैं। आपके चेयरमैन ने और आपके सीएम ने ये कहा था कि 20 से 25 लाख अफराद को राशन दिया जाएगा। वो राशन कहाँ है? 1 अरब 8 करोड़ रात की तनाई में गुमनाम राशन आपने तकसीम किया। कहीं उसका ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया होगा, वो तो ऑडिट होगा, फोरेंसिक ऑडिट होगा, तो फिर पता चलेगा। इसी तरह हम डिमांड अभी फेडरल से भी ये करने वाले हैं कि हेल्थ के हवाले से सिंध हुकूमत का कोई फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, क्योंकि अब बड़ी बुरी तरह ये एक्सपोज हुए हैं तमाम सूबाई हुकूमतें कि उन्होंने 10 साल में और 12 साल में क्या हेल्थ सर्विसेज पे काम किया। इसी तरह है, आप एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन दिख रहा है। केपी के भी एक्सपोज हुई है जी नहीं, मैं तो पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। केपी ने अपना जो काम किया है, मैं तो कहता हूँ अगर केपी भी है तो लेकिन रिगार्डलेस ऑफ कोई भी इम्तियाज़ साहब प्लीज़ मुझे कोई भी हुकूमत हो, देखिए हेल्थ तो सबके सामने आ जाएगी ना। तो एक तो ये हो गया। राशन के हवाले से हमारा बड़ा कंसर्न है कि आपने 20 से 25 लाख अफराद को राशन देना था, आपके चेयरमैन ने कहा था और आपके सीएम ने, वो नहीं दिया आपने। उसके ऊपर अब मैं कोई रिपोर्ट नहीं है, आगे सामने आके बताएं कि क्या है। अच्छा, फिर ये आप ये कह रहे हैं खुर्रम शेख ज़मान को या किसी अली मादिल शेख साहब को या फुद्दा शमीम को, आप देखें कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और बल्दियाती मिनिस्टर ये फ्रंट लाइन पे बैठे होते हैं। इनका हेल्थ मिनिस्टर गायब है। आप पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर से कंपेयर करें डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उनको ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आदमी दाएं बाएं बिठा लेते हैं मगर वो लीड नहीं कर रहे हैं। एक मुशीर और 2 मिनिस्टर, इम्तियाज़ साहब तो बहुत कम आते हैं, एक मुशीर और 2 मिनिस्टर इस पूरे कोविड-19 को लीड कर रहे हैं। इनके MNS कहाँ हैं, इनके MPS कहाँ हैं? सिंध की सूरत हाल देखें तो अजीब जो टेस्ट आ रहे हैं, कल भी ये हुआ सरदार रहीम और दूसरे लोगों का कि पॉजिटिव आया, प्राइवेट लैब से किया तो नेगेटिव आ गया। इसी तरह बहुत सारे इश्यूज हैं। एक बात पे मैं मुत्तफिक हूँ कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस क्राइसिस से कोई हमें एडवांटेज लेना चाहिए, कोई सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, और वो क्या है कि हेल्थ सर्विस, 1 मिनट दीजिएगा मैं वजाहत कर दूंगा, हेल्थ सर्विसेज को हमें बेहतर करना चाहिए। ठीक जी शेख साहब आप फरमाइएगा। देखें जी, हमारे भाई ने 2-3 बातें की कि सरकारी डॉक्टर कहाँ हैं। डॉ मेडिकल कॉलेज, ओझा इंस्टीट्यूट, लियाकत मेडिकल कॉलेज, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ गंबट इंस्टीट्यूट जो हमारा है अपना जो हेल्थ का, अपना चांडका मेडिकल कॉलेज, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, सखर मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह मेडिकल कॉलेज, ये 7 इदारे हैं जहाँ पे हमने ये कोविड के मेजर सेंटर्स रखे हैं। सब सरकारी डॉक्टर हैं। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में 100-100, 200-200, 300-300 बेड्स के आइसोलेशन वार्ड्स हैं जो कि DHQ और THQs में हैं, तालकों तक हैं। वहाँ भी सब सरकारी डॉक्टर हैं गवर्नमेंट के। और ये जो इदारे जो आपने बताए, इन पे भी गवर्नमेंट इनके साथ बड़ी कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही है। तो मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर नहीं हैं। और हमारी आपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए कहा, तो हेल्थ मिनिस्टर हमारी डेली बयान देती हैं, वो सियासत नहीं करती, वो बहुत ही प्रोफेशनल मिनिस्टर हैं। अपनी जब उनकी हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ की बात की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल भी की, 2 दिन पहले भी की, और टीवी पे अक्सर आती रहती हैं, लेकिन वो सियासी बात नहीं करती। मैं किसी और के बारे में अपना बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद इतनी टेक्निकल और मतलब इतनी एफिशिएंट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर शायद ही कोई हो। और इसके अलावा आपने बात की राशन की, तो राशन का मैं बता दूं जनाब, 5,06,000 बैग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इन पैसों से। हमने ये ऑपरेशन अभी वाइंड अप किया हुआ है और इसकी तमाम की तमाम रिपोर्टें, जो भी चीज़ें हैं मांगी थी, एक शनाख्ती कार्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट में हमने दाखिल की हुई हैं। मजीद जो भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट मांगेगी वहाँ देंगे। अगर आपने कोई मांगनी है कोई चीज़, तो आप मतलब आपने सूबाई असेंबली में आ जाएंगे तो सवाल जवाब करेंगे, तो हम उनको क्वेश्चन आंसर्स में भी देंगे। और आपने दूसरी बात की जो बहुत अहम बात की कि जी पीर जो गोट के हवाले से कहा कि जो प्राइवेट की, तो वो आ गई जनाब, कोई प्राइवेट टेस्ट नहीं हुआ। पीर जो गोट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टेस्ट कराए,
वो तकरीबन अभी तक 500 सवा 500 टेस्ट वहाँ हो चुके हैं, तकरीबन 280 के करीब वहाँ पॉजिटिव आए हैं। जो दूसरा टेस्ट कराया गया वो भी सरकार ने किया, सिंध गवर्नमेंट ने किया। वहाँ हमारे एक भाई, हमारे पीर साहब के फर्जंद हैं, राशिद शाह साहब MP हैं, उनसे फौरी तौर पे वजीर आला ने भी बात की, मैंने भी बात की, उनके 2 टेस्ट कराए। पहला टेस्ट भी गवर्नमेंट ने किया, दूसरा टेस्ट भी गवर्नमेंट ने किया, और तीसरे टेस्ट के लिए क्योंकि पहला पॉजिटिव आया, दूसरा नेगेटिव आया। देखें, और टेस्टों की जहाँ तक चीज़ है, ये आप एक्सपर्ट से भी मैंने पूछा, तकरीबन 80% आती है, और कभी कभार इस तरह की चीज़ हो जाती है। एक साहब, एक सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगा अपनी इजाज़त से, कि आपकी हेल्थ मिनिस्टर डेली बेसिस पे आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस पर पूरा डेटा दें कि कराची में कितने, हैदराबाद में कितने इंटीरियर। सर मेरे आज तो सुन लें, सर मेरे आज तो सुन लें, वजीर आला भी देते हैं, नासिर साहब भी देते हैं। सर आप मेरे आज तो सुन लें कि आपके पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं, कितने क्वारंटीन हैं, कितने आइसोलेशन है, ये डेटा नहीं है। के लिए 190 वेंटिलेटर्स हैं। सर आप मेरी बात सुन लें, शेख साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। हमें सब पता है ना, आइसोलेशन क्या फायदा है सर, बात करने का? 5000 के करीब है। शेख साहब ये जो 15 टेस्टिंग डेली रिपोर्ट आनी चाहिए कि आपके कौन कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड। आपने सुने, आप बता दिए, आप तो सब पता है जी। देखिए मुराद अली शाह साहब तो एक डिफरेंट है, हेल्थ मिनिस्टर को आना चाहिए। अब वो नहीं, अब हमें ये चाहिए कि कराची में जैसे डॉक्टर फुरकान का केस हुआ, अब ये पता हो कि इंडस में कितने बेड्स खाली हैं, नेशनल हॉस्पिटल में कितने, आगरा में कितने, और सिविक सेंटर में कितने, आपको पता है? वो कहते थे आपको पता है, आप बता दीजिए, आपको पता है? सब पता है। आपसे ज्यादा कौन नॉलेजेबल होगा? देखिए ना, आप ऐसा नहीं है, ये बहस बड़ा बहस नहीं करना, मेरी तो एक सजेशन है, सिर्फ देखें। नहीं शेख साहब मेरी सजेशन है, अगर आप इसको कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे लड़ाई नहीं लड़ा, ना बहस कर रहा हूँ। शेख साहब वो कह रहे हैं कि मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मेरी सजेशन है कि डेली बेसिस पे जिस तरीके से आप पेशेंट को असाइन करते हैं, उसी तरीके से आप ये इक्विपमेंट और तशहीर करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे। पूरे का पूरा बना हुआ है सिस्टम, जिस अस्पताल में बेड खाली होता है वहां भेजा जाता है। देखें, इसमें हजारों लोग इन्वॉल्व हैं, हजारों लोग। इसमें हर चीज का जो मतलब, कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं टेक्निकल टीम्स हैं, किसी से गलती भी हो सकती है, कोई इश्यूज होते रहते हैं। डेली हजारों की तादाद में टेस्ट हो रहे हैं। तकरीबन इस वक्त 3500, 4000, 5000 तक हमने टेस्ट डेली की बेसिस पे अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। 15 लेबॉर्ट्रीज हैं जो कि इस वक्त पूरी की पूरी इस काम पे लगी हुई हैं, और तकरीबन 15 हॉस्पिटल्स हैं जहां मतलब ये वेंटिलेटर्स भी हैं और HDU भी हैं। यही तो हम पूछ रहे हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जहां हमने बनाए। आप जाए खुद ब खुद। वो कह रहे हैं लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि पता हो कि यहाँ पे जगह खाली है, वो वहाँ पे जाए। तो ये पता ही नहीं ना, और फिर एक सेंट्रलाइज्ड वो जो है हम इसकी मजीद पब्लिसिटी करवाएंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसकी मजीद पब्लिसिटी की जरूरत है, वो हम जरूर करवाएंगे। आफ्ताब साहब, ये वक्त है कि आप ये उठाएं कि 550 अरब रुपए कहाँ गए, हॉस्पिटल्स पे क्या हुआ, 18वीं तरमीम के मुताबिक आपको ये करना था, आपने क्यों नहीं किया, या फिलहाल इस कोरोना की सूरत हाल से आप निकलें और उसके बाद जो है ना वो फिर इन इश्यूज के ऊपर बात करें। देखें, ये बिल्कुल सही वक्त है। देखें, और खाली कोरोना के प्लीज मुझे मुझसे सवाल किया है आप, हम भी पूछ सकते हैं ना कि फेडरल गवर्नमेंट को कितने पैसे बाहर से आए, कितने पैसे उन्होंने सूबों को दिए, क्या क्या सामान दिया, हम भी तो पूछ सकते हैं। सर आपका राइट है, हर पाकिस्तानी का राइट है, पूछे। ठीक है, हमें बताएं सही, हमें तो नहीं बताते आप लोग, आप ही बता दें। आप ही बता दें, हमें तो नहीं बताते कितने पैसे, कितनी की इमदाद बाहर से आई और उसमें सूबों का क्या हिस्सा था, कितना किस सूबे को क्या सामान दिया गया। कह रहे जिस तरह आपको पूछने का हक है सूबे के बारे में, इस तरह हमें भी पूछने का हक है कि हम पूछे विफाक से कहाँ से। 2008 के बाद से हेल्थ और सारे डिपार्टमेंट सूबों की सवाबदीद के ऊपर है। सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 12 साल में हेल्थ सर्विसेज को आपने किस तरह मैनेज किया। उसका रीज़न ये है कि चीफ मिनिस्टर ये बार बार कहते हैं कि हमारा जो है ना हेल्थ का निज़ाम जो है ना ओवरफ्लो हो जाएगा और हम इसको काबू नहीं कर सकेंगे और उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अगर ये केसेस बढ़ते हैं। तो ये हमारा राइट बनता है हर आदमी का। इस तरह आप फेडरल से भी पूछें कि फेडरल को क्या आमदाद आई है, क्या नहीं आई है। एक दूसरा ये था कि डेली रिपोर्ट की मेरी सजेशन थी कि वो ये कर लें। और फिर इनसे जब सवालात किए जाते हैं ना, चाहे वो कोई भी करे, चाहे आपका एंकर पर्सन ही क्यों ना कर रहे, इकरारुल हसन ने अगर कोई सवाल किया सईद गनी साहब ने, तो उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया वॉर शुरू कर दी, आपने चॉकिंग शुरू कर दी, जिसके ऊपर उन्होंने मजबूरन कहा कि आइए सईद गनी साहब हमारे साथ चलिए, अपने हल्के में देख लीजिए कि आपके स्कूलों में जो कि आप वज़ीर तालीम है, गधे बकरियाँ ये सारी चीज़ें बनी है, ये सारी चीज़ें ये हकीकतें हैं ना, तो इससे तो मुँह नहीं चुराया जा सकता। दूसरा ये कि एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें लॉकडाउन के हिसाब से मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो, हमने जब बात की कि स्मार्ट लॉकडाउन की,
तो बड़ा उसका तमाशा बनाया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, लॉजिकल लॉकडाउन क्या होता है। देखें, ये लॉकडाउन जो है कोई इलाज नहीं है, ये एक जो प्रिकॉशंस है उसका एक हिस्सा है, कि एहतियाती तदबीर का एक हिस्सा है। और हमें ये भी समझना है कि इस जो पैंडेमिक है ये ख़त्म होने नहीं जा रही, क्योंकि इसका कोई इलाज भी नहीं है, ना इसकी वैक्सीन है। अब ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल कब तक चलता हमें नहीं मालूम। हमने वी हैव टू लिव विद दिस पैंडेमिक। हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा इसके साथ कैसे जी सकते हैं। अब फिर लॉकडाउन के नुकसान आप देखें, एक तरफ भूख अफलास है और एक तरफ कोरोना है। कोरोना के भी इतने इंपॉर्टेंट है जितना भूख अफलास इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट इनके जो लोग जो मर रहे हैं भूख प्यास और एम्बुलेंस ना होने के, हॉस्पिटल ना होने के, तो वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन के जो सबसे बड़े नुकसान हैं कि आपकी मैशियत तबाह बर्बाद हो गई, जो कि ऑलरेडी थी। पिछले 30-32 साल से हम देखते आ रहे हैं, डेट सर हमारे पास बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है और मुख्तलिफ इश्यूज़ हमारे पास हैं। हमारा करंट ईयर डेफिसिट का लॉसेस थे, सब था। इसके बाद हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। हमारे जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरियां करते हैं, वो रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी। हमारा अपना रेवेन्यू जो कलेक्शन थी वो 35% कम होने जा रहा है। कल को NFC अवार्ड के तहत जब ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो फिर ये सिंध गवर्नमेंट ये ना रोए कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं। आपको भी इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हम सबका मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को अगले 5 साल हमने तबाह बर्बादी का रास्ते पर लेके चलना है, 10 साल, ये किसी को भी नहीं मालूम। और दूसरा ये कि मैं चाहे मुराद अली शाह साहब हों या हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो, जो फैसले हो रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि आज का फैसला ये सही हो। ये ऐसी वबा है कि जिसमें सारे फैसले जो है ना ज़रूरी नहीं सही हो। लॉकडाउन करके सही हो सकता है, सॉफ्ट लॉकडाउन करके गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने तो अपनी कौम की बेहतरी के लिए और अपनी माशी सूरत हाल को आगे देखते हुए कि अगले 5 साल में क्या होने जा रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, आपके जो 9 लाख छोटे बिजनेसेस हैं वो टोटल बंद होने जा रहे हैं। 9 लाख छोटे बिजनेस जो डिफॉल्टर, एक के बाद एक डिफॉल्टर हो रहा है, एक के बाद एक बैंक्रप्सी हो रही है। कुछ बातों पर शेख साहब मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद 2 बातें, एक तो ये कि सिंध हुकूमत के ऊपर ये है कि जी वो पैनिक फैला रही है, लोगों के अंदर खौफ ज़्यादा फैला रही है, और दूसरी बात जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने NFC के हवाले से कही कि जी चूँकि अब कलेक्शन कम होगा फेडरल के बाद, तो सूबों को तैयार होना चाहिए ज़हनी तौर पर कि उनको भी वो हिस्सा कम मिले। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इम्तियाज़ शेख साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ब्रेक पे जाने से कबल जो बात हो रही थी, सवाल मैंने रखा था कि क्या सिंध हुकूमत पैनिक फैला रही है, खौफ फैला रही है लोगों के अंदर, और दूसरी बात जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने की कि भाई अब जो ओवरऑल कलेक्शंस कम हैं तो NFC के हवाले से सूबों को तैयार होना पड़ेगा कि पैसे भी विफाक की तरफ से कम मिलेंगे। देखें जी, अपना हाफिज़ साहब, मैं आफ्ताब साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए बता दूं कि जो आप कह रहे थे ना कि डेली हेल्थ मिनिस्टर आनी चाहिए, तो यहाँ इसको हमने कोरोना को इतनी अहमियत दी है हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ीर मुराद अली शाह ने, कि ख़ुद वो शाम को डेली आते हैं और वो ख़ुद आके ब्रीफ करते हैं पूरी पोजीशन। अगर इनको मज़ीद कुछ और चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मांग लें, हम दे देंगे। जो भी सूरत हाल वाज़ेह होती है, जो सही सूरत हाल होती है वो बता दी जाती है और वज़ीर आला ख़ुद इसको करते हैं। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इसको कितनी अहमियत देते हैं। और आज से नहीं, ये 16 और 26 फरवरी से इस साल के से जब पहला केस हुआ था उस वक्त दी थी, और उस वक्त मरकज़ी हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही थी, कोई और सूबों की हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ सिंध हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वज़ीर आला मुराद अली शाह थे, जिसके लिए बाद में दुनिया जहान के लोगों ने उनकी तारीफ़ की और सिंध हुकूमत के इक़दाम की भरपूर उन्होंने हिमायत की। दूसरा, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन के अलावा और कौन सा तरीका है। अमेरिका जैसा मुल्क, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जैसा मुल्क, यूरोप के तमाम ममालिक, उनमें क्या हुआ हाल जब जिन्होंने लॉकडाउन शुरू में नहीं किया, उनका क्या असर हुआ। ये इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से जो यहाँ सूरत हाल बेहतर है, काबू में है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इसलिए कि लॉकडाउन यहाँ सख्त रहा,
लॉकडाउन यहाँ मतलब रहा, और उस वजह से आज ये वो जो जिस तरीके से फैल रही है ये वबा सिंध में और पाकिस्तान के बाकी शहरों में, उस हिसाब से नहीं है जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक में है। उसका इलाज ही लॉकडाउन है, और ये WHO भी कह रहा है, यूनिसेफ भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट भी कह रही है। तो इस पर बहस करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। और दूसरी बात ये, जो डॉक्टर्स की टीम है, सिंध के डॉक्टर्स हों, पंजाब के डॉक्टर्स हों, KP के डॉक्टर हों, बलूचिस्तान के डॉक्टर हों, इस्लामाबाद के डॉक्टर हों, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपने सुनी होंगी, वो हमने तो नहीं कराई। वो तो मतलब उन हुकूमतों में थे जो आप वहाँ आपकी हुकूमतें भी उन सूबों में भी थी। कल PMA ने भी कहा कि जी वो करें लोग, जी सबने कहा, जी सबने कहा कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, नरम न करें। ये कल जो हमने लॉकडाउन में नरमी की है, जो मतलब SOPs के तहत उनको इजाज़त दी गई है, वो MCC की मीटिंग में हुई। वज़ीर आज़म साहब का असरार था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली जाए, वो खोल दी गई। फिर उसके अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी खोल दी गई, और अलाइड रिटेल जो उनकी शॉप्स थी जो उसी कारोबार से मुंसलिक थी वो खोल दी गई। फिर कहा गया कि जी आप एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है वो खोलें, हमने कहा चलें वो भी खोल दें। मतलब वो खुलती गई। अभी फिर छोटी मार्केटों पे आ गया। तो आज आपने देखा जो वो मतलब हमसे कमिटमेंट्स करके गए थे पूरे पाकिस्तान में, कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जो SOPs का मतलब धज्जियाँ उड़ाई गई हैं आज। तो मतलब बहुत सी जगहों पे पूरे TV चैनल्स दिखा रहे थे। मैं सिंध के हवाले से सराज कासिम तेली साहब से मैं पूछता हूँ कि जी उन्होंने जिम्मा उठाया था बाकी एसोसिएशंस के साथ, वो आगे आएँ और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो SOPs जिस पे इत्तेफाक हुआ था उस पर करवाएं, अदरवाइज़ ये वबा फैलेगी और ये मतलब फिर हमारे काबू में नहीं रहेगी। आप कहते हैं ना कि जी हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है, हमारे वज़ीर आला कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। जब न्यूयॉर्क जैसा हेल्थ सिस्टम संभाल नहीं सका, जब लंदन जैसा हेल्थ सिस्टम संभाल नहीं सका, जब रोम जैसा हेल्थ सिस्टम संभाल नहीं सका, तो मतलब हम तो उनके मुकाबले में पीछे हैं ना जनाब। तो हम वही बात करते हैं कि आप समझें इस बात को, ये लोगों की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी हम बार बार मिन्नत करते हैं और कर रहे हैं। तो मेरा मतलब दूसरी बात आपने की कि वो जो इल्ज़ाम है कि सिंध हुकूमत पैनिक फैला रही है, बिल्कुल गलत है। यही चीज़ें बाकी सूबे भी कर रहे हैं, जो हम करते हैं पहले हम करते हैं, फिर बाद में वो भी करते हैं। तो मतलब हम सब अभी तो हम मिल के कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब मिल के इस वबा से लड़ें। अकेला ना कोई सूबा आइसोलेशन में लड़ सकता है, ना मरकज़ लड़ सकता है, ये सब मिल के लड़ना पड़ेगा। और ये जो मतलब गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इल्ज़ाम तराशियाँ, अभी हमें काम करने दें आप ना। ये जो हिसाब किताब के, ये तो आप ये इल्ज़ाम तो आप शुरू से 2 साल से लगाते आ रहे हैं, इससे पहले भी लगाते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जो वोट देने हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारा वोट खराब नहीं होता। हमने काम किया है, और जो 10 साल होता ही नहीं है सिंध में, आपको ये 15 साल की बात कर रहे हैं ना हेल्थ की, हम आपको चल के दिखाएंगे, हम इनको दिखाएंगे कि DHQ THQ किस तरह बने। ठीक है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, हम बेहतर करेंगे, इसको और बेहतर करेंगे। और इस एक्सपीरियंस के बाद तो और हमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी है, हम इंशाल्लाह करेंगे। खामियां तो हर जगह हैं। तो क्या इमरान खान साहब के हल्के में अगर चलें तो वहाँ भी स्कूल चल के देखें आप, वहाँ भी चल के अस्पतालें देखें, पंजाब में चल के देखें, तो मतलब ये KP में जाके देखें। ये हर जगह पे इस तरह है। हमारे निज़ाम में खराबियाँ हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। बजाय ये कि जबकि हमें सब साथ मिलना चाहिए, तो आप बैठ के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और हिसाब मांग रहे हैं। भाई हिसाब मांगना तो उसके फोरम्स हैं, ये ऑडिट्स भी होंगी, असेंबली में भी आएगा, हर चीज़ हम जवाब देंगे। ठीक शेख साहब, ये जो आपने दूसरा आपने कहा NFC के हवाले से, NFC के हवाले से पहले भी हमें पैसे कम मिले हैं पिछले साल। अभी ये तो वबा तो अभी आई ना जी, तकरीबन कोई 125 या 150 अरब रुपए के करीब, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, इतना ही तकरीबन है जो कि अपने NFC के हिसाब से पैसे कम मिले। ये फेडरल गवर्नमेंट फेल हो गई थी अपने टारगेट्स पूरे करने में, जो कि टैक्स कलेक्शन के, और वो उस पर उन्होंने रिवाइज भी किए थे अपने टैक्स के जो हदफ थे। तो अब वो तो पुराने तरीके से चलता आ रहा है। अब लाजमी है इस ज़माने में, तो जब पूरा कारोबार ही बंद है तो टैक्सेस में तो ज़रूर फ़र्क आएगा। जब वो सूरत हाल आएगी तो वो भी बैठ के प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, तो उस पर बैठ के बात हो सकती है कि पहले कितना हिस्सा था, अब कितना हिस्सा होना चाहिए। ठीक। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो SOPs की बात की शेख साहब ने, CM ने भी यही कहा कि बड़ा आज अफसोसनाक सूरत हाल है बाज़ारों में और इनमें, लेकिन ये तो एक थ्रेट तो मौजूद है ना, ख़तरा तो है कि जिस तेज़ी के साथ ये फैल सकता है क्राउडेड जगह के ऊपर। कमिटमेंट्स की ताजिर बिरादरी ने की, ख़ुद PTI उनके साथ बहुत ज़्यादा वोकल थे कि जी खोलें, फिर पॉलिसी भी फेडरल गवर्नमेंट की। अब अगर ये मिसहैप होता है तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? पहले तो हाफिज़ साहब ये समझ लें कि लॉकडाउन है क्या लॉकडाउन सिर्फ तिजारती इदारे, इंडस्ट्री और दुकानों को बंद करना लॉकडाउन है? कराची शहर
45% जो है कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मार्च हुआ 2 या 3 दिन के, उसके बाद पूरा कराची शहर में कहीं लॉकडाउन नहीं था। आप चलें, चाहे आप मच्छर कॉलोनी चलें, लियारी चलें, ख़ास तौर से मुख्तलिफ औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, लाइन्स एरिया, जहाँ कहीं पे भी लॉकडाउन नहीं था। डेली कॉलोनी में, हिजरत कॉलोनी, जहाँ 3-3 फुट 4-4 फुट की सड़कें हैं, एक एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, तो लॉकडाउन था ही नहीं। लॉकडाउन सिर्फ दुकानों की बंदिश की हद तक था। हमारा जो कहना है स्मार्ट लॉकडाउन कि आप SOPs के तहत ओपन करेंगे तमाम मॉल या शॉपिंग एरियाज़ या दुकानें या तजारती जगहें। जितना आप लेट करेंगे उतना जो है ना पैनिक फैलता चला जाएगा। आज उन्होंने तजारती ताजिरों को रिलीफ दिया है कि दुकानें खोलने की परमिशन दी। मैं समझता हूँ शॉपिंग मॉल को भी खुलना चाहिए। शॉपिंग मॉल कन्फाइन एरिया होता है, एक्सेस उसके कंट्रोल होते हैं, 1 या 2 एक्सेस होते हैं, एक एंट्रेंस होता है, एक एग्जिट होता है। वहाँ पे आप अपने आदमी भी बिठा दें, SOPs बिठा दें। देखिए अगर ये आप इजाज़त नहीं देंगे ना तो ये मुल्क तो माशी तौर पर तबाही की धाने पे खड़ा हुआ ही था ना, और हो जाएगा। आप अमेरिका की एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमेरिका में जितनी एसेंशियल सर्विसेज थी, कंस्ट्रक्शन पहले दिन से खुली रही, सब भी उनके खुले रहे। वो उनकी देखें, हमारा अल्लाह ताला का हमारे इस रीजन पे करम है बहुत ख़ास कि हमारे यहाँ वो केसेस नहीं है, ना वो डेथ टोल्स हैं, ना हमारे यहाँ वो पॉजिटिव निकला जितना यूरोप और डेवलप कंट्रीज़ में आया है। वो एक डिफरेंट चीज़ थी। प्लस ये कि हम ये सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आपने सिंध के अवाम को क्या रिलीफ दिया? आपने प्रॉपर्टी टैक्स में कोई रिलीफ दिया? आपने सेल टैक्स में कोई रिलीफ दिया? आपने किसी और किस्म का रिलीफ दिया? आप क्या कहते हैं सूबाई टैक्सेस की मदद। जी, सूबाई टैक्सेस में आप कहते हैं जी बिजली में रिलीफ दे दें। आप कहते हैं गैस से जो आपका डोमेन नहीं है वो तो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिया कि 300 यूनिट तक और कुछ गैस का इसका सब कुछ दे दिया। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया ये कि हर वो इंडस्ट्री या बिजनेस जो अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेगा उसके लिए एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बैंक्स पे 3% के ऊपर 2 साल तक आप डेफर्ड पेमेंट पे वो ले। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये। इसके अलावा एहसास के तहत 144 अरब रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप खुद गवाएं, सारा मीडिया गवाए कि किस तरह वो हो रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ 1.2 ट्रिलियन का ये पैकेजेस दिए गए हैं। तो हमने तो इस हवाले से आप आज नेशनल असम्बली का भी इजलास हो गया, हमने सूबाई असम्बली की भी रिक्वेजिशन दी हुई है, उसका इजलास बुलाइए ताकि वहाँ पे भी डिबेट हो। कतन जो मकसद है वो क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिसिज्म तो आपके मुशीर और वजीरों ने शुरू किया था, शीर रिमान से शुरू हुआ, उसके बाद ये डेली आते थे। उसके बाद 12 अप्रैल को पहली दफ़ा हमारे मिनिस्टर अली जैदी और फैसल वाडा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 12 अप्रैल को रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके बाद ये सिलसिले जो है ना आपके डेली बेसिस पे क्रिटिसिज्म होता है। तो खुर्रम शेरजमान को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको इतनी चुभ रही है, आप अपने लोगों को तो रोकिए, आप इब्तदा कीजिए, आप सूबाई गवर्नमेंट है, आप इब्तदा कीजिए, हम लोग आपके साथ शामिल होंगे। इसको एक मिल के लड़ना है हमने, तो उसके बगैर तो चारा ही लड़ेंगे। शेख साहब ये 2-3 बड़ी बातें जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने उठाई हैं, इस पे मैं आपके सामने सवाल रखूंगा। एक छोटा सा वक्फा ले लो। वो ये कि जो कहते हैं सूबाई टैक्सेस में आप क्या कमी कर रहे हैं, वहाँ क्या रिलीफ दे रहे हैं, और तोपों का रुख जो है वो दोनों जानिब से है, तो आपको भी थोड़ी सी अपनी तोपें जो हैं वो खामोश कराना होंगी। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद इम्तियाज़ शेख साहब से ये सवाल पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सूबाई वज़ीर हमारे मेहमान। इम्तियाज़ शेख साहब, सूबाई टैक्सेस में क्या कमी कर रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं आप लोगों को? देखें जी, अगर टैक्सेस की बात है तो मतलब सबसे ज़्यादा टैक्सेस तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है टैक्सेस के हवाले से जो कि हम लगाते हैं। उसमें SRB ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है जो भी टैक्सेस सिंध गवर्नमेंट में लगनी है 3 महीने के लिए तमाम छोटे दुकानदारों पर, बड़े दुकानदारों पर, इंडस्ट्रीज़ पर, हमने 3 महीने के लिए वो टैक्सेस माफ़ कर दिए हैं जो भी इस ज़माने की पीरियड है। एक्साइज डिपार्टमेंट के पास सेस होता है और दूसरे जो छोटे मोटे टैक्स होते हैं वो भी उन्होंने माफ़ कर दिए हैं इस पीरियड के लिए। ये बाकायदा अनाउंस हो गया है शेख साहब? ये अनाउंसमेंट हो गई है बाकायदा? ये अनाउंस कर दिया जी, ये अनाउंस हो गया है। इस वक्त मेरे पास डिटेल नहीं है लेकिन अनाउंस हो गया है। मैं आपको डिटेल भी भिजवा दूंगा। ठीक है ना, मैं भिजवा दूंगा और किस परसेंटेज से क्या क्या हमने माफ़ किया इनका, और ये उनको हमने बताया है। और प्लस ये नोटिफिकेशन मेरे ख्याल में हो गया है, मैं तफसील भिजवा दूंगा। जो फैसला हो गया है ये मतलब कैबिनेट में भी फैसला हुआ था और कुछ कम किया या टोटल फ्री कर दिया? ये 3 माह के लिए खत्म कर दिया है शेख साहब या कमी की है इसमें? ये 3 माह के टैक्सेस खत्म कर दिए हैं या उसमें कमी की गई है? 3 महीने के टैक्सेस हमने खत्म कर दिए जी, वो वेव ऑफ कर दिए हैं।
अच्छा, 3 महीने ठीक, के लिए, ठीक। जो भी उनका टैक्स होता है। ठीक। तो SRB ने भी कर दिए हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी कर दिए हैं। और एक हमने रिलीफ ऑर्डिनेंस निकाला था जिसमें बिजली के हवाले से और गैस के हवाले से हमने कहा था कि जी इनके ये पैसे माफ़ कर दिए जाएं, डिफर कर दिए जाएं जी। या सस्पेंड कर दिए जाएं 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर किस्तों में इनसे लिए जाएं। लेकिन वो गवर्नर साहब ने अपने पास रखी। 27 तारीख को कैबिनेट ने अप्रैल को समरी उन्होंने एतराज़ ये किया कि ये प्रोविंशियल डोमेन नहीं है कि जी आप ये कर नहीं सकते, ये फेडरल। जी हाँ, लेकिन मैं अगर उसमें थोड़ा सा कर दूं, अगर प्रोविंशियल डोमेन नहीं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में आती है जो कि CCI कंट्रोल करती है। ठीक है जी, तो उस हवाले से और आर्टिकल जो है आपका 157(2) जो है जिसमें मतलब टैरिफ डिटरमिन करने का अख्तियार भी सूबों को दिया हुआ है, मे डिटरमिन टैरिफ्स, वो भी है। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हवाले से भी सूबा इसमें फैसले ले सकता है। अच्छा। लेकिन उन्होंने वापस जो कर दिया, तो हम कहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में पड़ने की बजाय हमने दोबारा उनको रीसबमिट करने जा रहे हैं। मैंने आज ही मतलब बाय सर्कुलेशन वो समरी आई थी आज, जिसमें हम दोबारा भेज रहे हैं। ये दोनों पार्ट हम निकाल रहे हैं, लेकिन हम मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो CM ने उनको 26 मार्च को ख़त लिखा था जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी, ये मुतालबा किया गया था, ये डिमांड की गई थी कि जी बराए मेहरबानी आप ये चीज़ें माफ़ कर दें और छोटे कर्जे भी दें। छोटे कर्जे स्टेट बैंक को भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आप इस तरह की स्कीम बनाएं कि जिसमें छोटे कर्जे स्टेट बैंक दे। देखिए जी, जो रिलीफ के जो मेन ऑपरेटिव्स हैं वो सब के सब फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। स्टेट बैंक फेडरल गवर्नमेंट के पास है, CBR FBR जिसको कहते हैं अभी, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जहाँ से टैक्सेस लगते हैं या माफ़ हो सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जहाँ से टैक्सेस इतना ही आप अगर डिपेंडेंट है तो 18 अमेंडमेंट में क्यों नहीं हमारे पास करने स्कोप जाते? बहुत छोटा है। हमें मतलब हमारे टैक्सेस जो मरकज करता है, अपना कलेक्ट करता है, वो NFC अवार्ड के तहत तो सूबों को बांटे जाते हैं। तो हमें अपने पुराने पैसे ही नहीं मिले। अपना तकरीबन को 150 अरब के करीब 125 अरब के बीच में पैसे हैं जो कि हमें नहीं मिले। शेख साहब ये बताएंगे कि लास्ट ईयर आपको क्या मिलना था NFC के तहत और क्या मिला है, ये तो बताइए जरा प्लीज। मैं आपको डिटेल इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। NFC में NFC जो 60% होता है, सिंध को कितना परसेंटेज है उस 60 का? मैं आपको बता सकता हूँ पूरे जितने हैं, मतलब मुझे इस वक्त मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन इतना मुझे ये पता 150 अरब रुपए कमाएंगे, ये नहीं पता कितने परसेंटेज कितना आने हैं। 24.5% जो है ना NFC से इनको मिलता है, जो कि 15% कम मिला है जी। ठीक है ना, तो हमारे पास स्कोप वैसे भी कम होता है टैक्सेस का और फाइनेंसेस का। अब जितनी भी इमदाद मिल रही है, जितने भी पैसे बाहर से आ रहे हैं, सब फेडरल गवर्नमेंट को जा रहे हैं। ठीक है जी, वो अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। हालांकि सूबों से मशावरत होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कितने वेंटिलेटर्स चाहिए। हमने तो पिछली मीटिंग में जनाब वज़ीर आज़म साहब को ये गुजारिश की, वज़ीर आला ने NCC की मीटिंग में, कि जी आप हमें मतलब वेंटिलेटर्स लेके दें, हमें आप पैसे हम देंगे, आप भी ना दें। अच्छा, आप बाहर से जो पैसे देगी आपको, डीलिंग कर रहे हैं उस पे आप हमें परचेज करते हैं, वेंटिलेटर्स, क्योंकि मरकजी हुकूमत जो है वो ठीक। फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ टच में है, तो आप हमें वेंटिलेटर्स लेके दें। ठीक। शेख साहब इस पे जरा सिद्दीकी साहब कमेंट कर लें, फिर हम चाहेंगे कि कोई एक कंस्ट्रक्टिव एंड कर दे प्रोग्राम का। जी आप देखिए, ठीक है जी। NFC के ऊपर तो आपका बड़ा वो होता है, प्रेशर होता है कि NFC से इतने पैसे आने चाहिए, जो एक लीगल तरीका है। 60% का 24.5% रेवेन्यू का कलेक्शन का आएगा, हर हालत में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कम आए, कम तो आएगा नहीं, हो ही नहीं सकता ना। नंबर 1, क्या NFC के साथ PFC नहीं है? आपने कब PFC पे कितनी मीटिंग्स की हैं? आपने PFC को कब अवॉर्ड किया है? कराची, हैदराबाद शहरों को उनकी पॉपुलेशन, उनके एरिया, उनकी पॉवर्टी के हिसाब से PFC अवार्ड होना चाहिए, वो कतन नहीं है। आपने जितनी पावर थी मेयर की, वो पावर्स भी आपने अपने पास ले ली। आपने कराची शहर को पैरालाइज कर दिया। एक दूसरा कि ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, NDA में प्रोग्राम रख रहे हैं, हम भी इसमें तैयारी करके आते हैं, बता दें कि कराची शहर को क्या दिया, हैदराबाद को क्या दिया, सक्खर को क्या दिया। जरूर जरूर इस पे अलग से प्रोग्राम रखें, ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है। हाफिज साहब रखें। फिर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, PPs जितनी आ रही है, टोटली ये फिगर वाली तफसील है, NDA में वो जरूर लेनी पड़ेगी कि कितनी है, क्योंकि ये फाइनेंस कमेटी वाले या फाइनेंस वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी सिद्दीकी साहब, मैं भी फाइनेंस का ताल्लुक नहीं है मगर डेटा तो होता है ना मोटा मोटा। जी मैं ये कह रहा था, जितनी PPs आई हैं, पहली बात तो ये है कि दुनिया में तमाम जगहों पे ऑक्युपाइड है सारी इंडस्ट्री। इस हवाले से कहीं से कुछ नहीं मिला, सिवाय एक दोस्त मुल्क है हमारा चाइना, जहाँ से हमारे पास ये आ रहे हैं। और NDA के थ्रू तमाम सूबों को दिया जा रहा है और सिंध को सबसे ज़्यादा दिया गया। ये आप लोग गवाह, ये डेटा भी मौजूद है इनके पास भी और हमारे पास भी मौजूद है।
जो पीपीज आ रही हैं वो पीपीज इस्तेमाल कर रही हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है वो तीर का निशान लगा हुआ है मास्क के ऊपर। ये आपका वो तो आपने भी टाइगर फोर्स की भी बना दी ना। टाइगर फोर्स एक डिफरेंट चीज़ है। टाइगर फोर्स अगर मेरे है तो मैं अगर कैप बनाऊंगा अपने पैसे से बनाऊंगा। उस मास्क के ऊपर मैं लिखूंगा नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या ग्लव्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है। ऐसी बातों पे आ गए हैं जो कि पॉलिटिकल हो गई हैं। नहीं, ये तो हकीकत है ना। देखिए आप बात करते हैं, आप एनसीसी की बात करते हैं, एनसीओसी की बात करते हैं, सारे डिसीजन वहाँ पे लिए जाते हैं। टाइगर फोर्स फिर आप आके जो है ना यहाँ पे टाइगर फोर्स का कहीं जिक्र नहीं आया। टाइगर फोर्स को ये कोई रजाकार फोर्स है, कोई इसकी कोई जिक्र नहीं आया। टाइगर फोर्स का वजीर आज़म ने पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, उनको चाहिए तो फिर वो टाइगर फोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। शेख साहब ने तो मना कर दिया था, कहते हैं सिंध में हमने काम करने नहीं टाइगर फोर्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेडिकल डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एमबीएस भी हैं, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी लेकिन देखें टाइगर फोर्स आई है तो वजीर आज़म को चाहिए कि वो एनसीसी की मीटिंग में ले आए जहां वजीर आला होते हैं। तैयार उसको नेशनल फोर्स बना दे, आप ये कह रहे हैं टाइगर फोर्स को। एक फोर्स है ना, आप शामिल होते तो आप सजेशन देते तो वो भी हो सकता था। आप तो शामिल ही नहीं, आप मुझे बताएं ना। उस फोर्स ने सिर्फ वॉलंटरी काम करना है, इंग्लैंड में नहीं। अच्छा आफ्ताब साहब बिल्कुल चंद मिनट रह गए, मुझे बताएं कि अब ये जो डिसीजन हुए खोलने के चीज़ें सब कुछ, खुदा न खास्ता ये तादाद बढ़ जाती है, जिम्मेदार कौन होगा? फेडरल गवर्नमेंट होगी या सिंध गवर्नमेंट कहेगी जी हमने तो विफाक की आवाज़ पे लबैक कहा है? इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है मुझे तो। जिस तरह आपने लॉकडाउन शुरू में किया, आपने टोटल नाके लगा दिए कराची शहर में, पुलिस ही पुलिस नजर आई। मैंने अपनी 61 ईयर्स का अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कराची में पैदा हुआ, यहीं रहा, सब कुछ, मैंने कभी इतने पुलिस नहीं देखी। आपने कंट्रोल करना चाहा, आपने कर लिया। आज भी हम ये कहते हैं कि जो सॉफ्ट किया है लॉकडाउन उसको कंट्रोल कीजिए। इसका मकसद ये नहीं है कि सॉफ्ट करने का कि आप बिल्कुल उसको आज़ाद छोड़ दें। जो एसओपीज़ है उस पर काम कराइए। आपके डीसी, एसी, कमिश्नर, पुलिस सब ने मिलकर करना है। हमने ये कहीं भी नहीं करना। वो जब सख्ती करते हैं तो आप कहते हैं की बात नहीं है, लॉजिकल और स्मार्ट की बात कर रहे हैं। और जो आपने सॉफ्ट भी किया तो एसओपीज़ के तहत किया ना। पहले तो 20 दिन तक एसओपीज़ ही नहीं बन पाई आपसे। एसओपीज़ बड़ी मुश्किल से बनी है, और वरना तो ये हो रहा था कि आज से तो ताजिर खुद ही खोलने जा रहे थे ना, मजबूरन इनको करना पड़ा। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। एसओपीज़ आप हमें कहें, हम बना के देते हैं, आपने खुद भी बना लिए। एसओपीज़ के तहत जो है ना ये बिजनेस अलाउ होना चाहिए, उसके बगैर नहीं होना चाहिए। जी शेख साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर, ये कौन जिम्मेदार होगा? ये जो लॉकडाउन वगैरह की आपने बात की, आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया था आपने। लेकिन चलें, अब एक फैसले हुए हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एसओपीज़ पे अमल हो। हम अमल कराएंगे और सख्ती करेंगे ना। तो अभी आप 2 दिन पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि पीटीआई के एमएनएज और एमपीए साहिबान ने कराची में कहा कि हम जाके दुकान खुलवाएंगे। तो भाई इस तरह तो नहीं होता। कानून है, एसओपीज़ हैं, और वो मतलब फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसियों, अपनी गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ बात कर रहे थे। नेशनल पॉलिसी के बगैर हम कह रहे थे कि नेशनल प्राइम मिनिस्टर फैसला करें। इधर हमारे एमपीए साहब खुरम कह रहा था और बाकी लोग कह रहे थे हम जाके खुलवाएंगे। अब ये तो बड़ी जाती है ना कि अपने प्राइम मिनिस्टर की बात भी नहीं मानते। ठीक इम्तियाज शेख साहब, नहीं आया जो हो रहा है, पुलिस जो कर रही है। चले आफ्ताब सिद्दीकी साहब, इम्तियाज शेख साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।